नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश के 13 राज्यों को नए राज्यपाल मिले। इनमें से सब नई नियुक्तियां नहीं हैं, इसमें से 6 नई नियुक्तियां हैं और 7 राज्यपालों का स्थानांतरण हुआ है। तो मोदी सरकार के राज्य में संगठन और सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं की नहीं, जो राजभवन में बैठे हैं, राज्यपाल बनाए गए हैं, उनके भी कामकाज की समीक्षा होती है। ये इतने बड़े पैमाने पर बदलाव इसी बात का संकेत है। पहले बात करते हैं जो नई नियुक्तियां हुई हैं। तो नई नियुक्तियों में सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा है एक नाम पर, सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नज़ीर के नाम पर। वो 4 जनवरी को रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से और इससे पहले वो कई महत्वपूर्ण फैसले देने वाली बेंच में शामिल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में 2 मुद्दों की बात कर लेते हैं। एक था अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण से संबंधित जो याचिका थी, मुकदमा था, उसका जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया था, उसमें जस्टिस अब्दुल नज़ीर भी एक जज थे। दूसरा फैसला नोटबंदी पर आया, जो अभी हाल ही में आया, जनवरी में ही आया है। उसमें भी अब्दुल नज़ीर, वो फैसला 4-1 से आया था, वो भी संविधान पीठ का फैसला था। 5 जजेस की बेंच थी, उसमें एक जज ने डिसेंटिंग नोट दिया था, बाकी 4 जजेस जो साथ थे, जो एक मत थे, उनमें जस्टिस अब्दुल नज़ीर भी थे। अब रिटायर्ड जजेस को इस तरह के पद देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, जो आलोचना विपक्ष कर रहा है वो सही है, गलत है, इस पर थोड़ा रुक के बात करते हैं। अभी बात करते हैं बाकी जो नियुक्तियां हुई हैं। तो बाकी बची 5 नियुक्तियों में 2 ऐसी नियुक्तियां हैं जिनको राज्य की राजनीति के समीकरण को देखते हुए किया गया है। पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में गुलाब चंद कटारिया भाजपा के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री पद के हमेशा से दावेदार रहे हैं, कई दशकों से, कभी बने नहीं, ये अलग बात है। अभी वो विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर थे और बीच में आपको पता होगा कि वो पार्टी छोड़कर चले गए थे। वसुंधरा राजे सिंधिया से उनकी बनती नहीं है और उनको वापस जो है लाकर रिहेबिलिटेट किया गया। तो ये माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड लाइन किया जा रहा है, किनारे लगाया जा रहा है। अब इसको क्या कहेंगे ये पता नहीं, लेकिन कम से कम एक विघ्न संतोषी को राज्य की राजनीति से बाहर कर दिया गया है। तो गुलाब चंद कटारिया नए राज्यपाल होंगे असम के। तो असम के जो राज्यपाल थे जगदीश मुखी, उनको हटा दिया गया। जगदीश मुखी आपको पता है दिल्ली के नेता थे, वरिष्ठ नेता भाजपा के थे और असम में राज्यपाल थे। उनको मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से उनके संबंध ठीक न होने के कारण हटाया गया है। हेमंत बिश्व शर्मा के समय बीजेपी में जो है ताकत का आपको अंदाज़ा है, इसलिए गवर्नर को शायद इसका अंदाज़ा नहीं था, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा है। तो उनको राज्यपाल पद से ही उनका इस्तीफ़ा ले लिया गया। दूसरा जो इस्तीफ़ा लिया गया, 2 इस्तीफे लिए गए हैं। दूसरा है आर के माथुर का, जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। माथुर साहब जो है सोनम वांगचुक जो शिक्षाविद हैं लद्दाख के, वो आंदोलन पर बैठे थे, उनके आंदोलन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए और ठीक से राज्य की समस्या को हैंडल न कर पाने के कारण छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को भी हटाया नहीं गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है, उनको मणिपुर भेज दिया गया है। इसके अलावा राज्य की राजनीति की दृष्टि से जो दूसरी नियुक्ति हुई है वह है सीपी राधाकृष्णन की, जो तमिलनाडु के भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। 98 और 99 में कोयम्बटूर से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और राज्य में भाजपा की राजनीति में अच्छा खासा दखल रखते हैं। बीजेपी राज्य में नई पार्टी खड़ी कर रही है, नया संगठन खड़ा कर रही है अन्नामलाई के नेतृत्व में। अन्नामलाई और राधाकृष्णन के बीच में सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा था। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी की जो समस्या होती है कि हमारे समय में ऐसा होता था, हम ऐसा करते थे, अब इस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूँकि राधाकृष्णन संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो इसलिए भी थोड़ा उनके लिए ऐसे व्यक्ति से तालमेल करने में मुश्किल हो रही थी जिसकी पृष्ठभूमि संघ की नहीं है। इस कारण उनको राजभवन में भेज दिया गया है। चौथी नियुक्ति हुई है अरुणाचल प्रदेश में लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक की। लेफ्टिनेंट जनरल पटनायक जो है वो चीन के विशेषज्ञ माने जाते हैं, नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख रहे हैं।
इस नाते भी मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में उनकी जानकारी को लेकर बहुत प्रशंसा होती है। तो उनको अरुणाचल में ख़ास तौर से जो कुछ हो रहा है चीन के साथ सीमा पर, उसको देखते हुए वहाँ राज्यपाल बनाया गया है। और अभी जो राज्यपाल थे ब्रिगेडियर BD मिश्रा, उनको RK माथुर की जगह लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। ब्रिगेडियर BD मिश्रा के बारे में थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। ये बड़े डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर हैं और ये 1962, 1965 और 1971 तीनों युद्ध में शामिल रहे हैं। इसके अलावा श्रीलंका में जाफना में जो सेना गई थी IPKF, उसमें शामिल रहे हैं। एक हाईजैकिंग के मामले में अमृतसर में राजा सांसी एयरपोर्ट पर बंधकों को छुड़ाने में इनकी सबसे प्रमुख भूमिका रही है, उसके लिए इनको पदक भी मिले हैं। उसके अलावा कारगिल का युद्ध शुरू हुआ तो इन्होंने अपनी ओर से सरकार को ये पेशकश की कि वो युद्ध में लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी की जो है वो एक्स आर्मी मैन जो सेल है उससे जुड़े हुए थे। उनको किसी खराब काम के कारण नहीं हटाया गया है, उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है। लद्दाख में जो स्थिति RK माथुर नहीं संभाल पाए उसको ठीक करने की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि इस समय लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी कोई समस्या नहीं चाहती चीन से टकराव को देखते हुए। जो स्थानांतरण हुए हैं कुछ तो बताया मैंने। एक स्थानांतरण जो है उसको आप कह सकते हैं मतलब राजभवन में भी पदोन्नति होती है, उसका उदाहरण है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। शिवाजी पर बयान, उससे पहले कई विवादों में घिरे रहने के कारण उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी राजभवन से चले जाएं। इसलिए भगत सिंह कोश्यारी ने, प्रधानमंत्री जब अपने पिछले दौरे पर गए थे मुंबई, तब उन्होंने अपना इस्तीफ़ा उनको दे दिया था। ये इस्तीफ़ा दे दिया था मतलब औपचारिक इस्तीफ़ा नहीं, ये मंशा जता दी थी कि वो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, इस पद से मुक्त होना चाहते हैं। 2019 में ही उनकी नियुक्ति हुई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल, जो अभी कुछ समय पहले तक जो है राज्यसभा के सदस्य थे, 2022 में वो उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ। उससे पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वित्त राज्य मंत्री थे, प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं। शिव प्रताप शुक्ला को राज्यपाल बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा जो छठा नाम है नए राज्यपालों की सूची में, वो है लक्ष्मी प्रसाद आचार्य का, जो अभी उत्तर प्रदेश से MLC हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं और प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहे, प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं। तो इसका पुरस्कार उन्हें मिला है राज्यपाल पद पर नियुक्ति के कारण। तो अब देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से 3 राज्यपाल हो गए, 2 ये नई नियुक्तियां हुई हैं, एक राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा पहले से ही हैं। तो शिव प्रताप शुक्ला की नियुक्ति कहीं कलराज मिश्रा के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है, क्योंकि दोनों पूर्वांचल से हैं, दोनों ब्राह्मण हैं। तो इसलिए जो जातीय संतुलन साधने की कोशिश हो रही है उसमें ऐसा ना हो कि कलराज मिश्रा की छुट्टी हो जाए। हालांकि ऐसे कोई संकेत अभी है नहीं, लेकिन इतना तो तय है, अगर काम के आधार पर आकलन करने के बाद नियुक्तियां या तबादले हो रहे हैं तो राजस्थान का घटनाक्रम जिस तरह से चला पिछले 2-2.5 साल में, उसमें राज्यपाल की कोई विशेष भूमिका रही नहीं। राज्यपाल जो है किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार नहीं हो सके। क्या इसका ध्यान रखा जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये एक सवाल तो निश्चित रूप से उठता है। जो तबादले हुए हैं उनमें भी 2 नाम, एक रमेश बैस का मैंने कहा, उनको महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया है और उनको पुरस्कार दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, चुनाव आयोग की जो संस्तुति है, किसके बारे में, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में, उनकी विधानसभा की सदस्यता के बारे में। अगस्त 2022 से उस रिकमेंडेशन पर वो बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने बताया ही नहीं किसी को कि इसमें कहा क्या गया है। जाहिर है कि उन्होंने जो किया वैसा पार्टी हाईकमान चाहता था, उसी के अनुरूप उन्होंने किया, उसका उनको प्रमाण मिला है। हालांकि भारत के इतिहास में ये पहला मौका है कि चुनाव आयोग से कोई संस्तुति राज्यपाल के पास आए और उस संस्तुति पर कोई कार्रवाई ही नहीं हो, उसे सार्वजनिक ही न किया जाए, लेकिन इस कारनामे के लिए उनको पुरस्कृत किया गया है। दूसरा जो तबादला हुआ है
ला गणेशन का, उनको नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है और नागालैंड में चुनाव चल रहे हैं, आपको पता है। उनके बारे में खास बात यह है कि वो संघ के बड़े समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा पार्टी में, संगठन में दूसरे पदों पर भी रहे हैं और उनकी खास भूमिका 2 गठबंधनों में थी, जयललिता से 1998 में, और उसके बाद जयललिता ने जब सरकार गिरा दी तो उसके बाद चो रामास्वामी के साथ मिलकर डीएमके और करुणानिधि को बीजेपी के करीब लाने, एनडीए में लाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और वो कई भाषाओं के जानकार हैं, तमिल बोल सकते हैं, मलयालम बोल सकते हैं, तेलुगु बोल सकते हैं और हिंदी तो बोलते ही हैं। तो इसलिए ये जो नियुक्तियां की गई हैं ये राजनीतिक, कहीं सुरक्षा की दृष्टि से स्ट्रेटजिक मामलों में जो सीमावर्ती राज्य हैं उनको देखते हुए, कहीं किसी को पुरस्कार देने के लिए, कहीं किसी को दंड देने के लिए। तो इसके पीछे ऐसा नहीं है कि रेवड़ी बांटी जा रही है, अच्छा फलां को यहाँ भेज दो, फलां को वहाँ भेज दो। पूरा सोच समझ के एक लंबी एक्सरसाइज के बाद ये फैसले हुए हैं। अब बात करते हैं जस्टिस अब्दुल नज़ीर के गवर्नर बनने की। इस बात के लिए आलोचना हो रही है। एक समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये जो रिटायरमेंट के बाद ये नियुक्तियां मिलती हैं, ये एक तरह से इंड्यूसमेंट होता है हमारे पक्ष में, जो भी सत्तारूढ़ दल है उसके पक्ष में फैसले देने का। न भी देते हों तो ये धारणा बनती है, उससे जुडिशरी के बारे में बहुत अच्छी छवि नहीं बनती और सरकार के बारे में भी। बात सही है, रिटायरमेंट के बाद इस तरह की नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन नीति और अनीति इन दोनों में बड़ा महीन फ़र्क होता है। अर्जुन को समझाते हुए महाभारत के युद्ध में जब सामने एक कौरव सेना खड़ी थी और अर्जुन हिचकिचा रहे थे, तब उनको समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण कि नीति अनीति में और व्यवहारिकता में बहुत महीन अंतर होता है। और काफ़ी लंबी बात है, उसको काटकर मैं सिर्फ 2 लाइन उसमें से आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, नीति की दुहाई देने वाले अपना समय आने पर अनीति की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का, महाभारत में युद्ध चल रहा था, वहाँ शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, वध करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों का विरोध करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अब ये बात मैंने क्यों कही, एक पहले कह रहा हूँ कि जो है ये गलत है, इस तरह की नियुक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। फिर उसके साथ ये भी सवाल ये है कि जब कोई भी नई शुरुआत होती है, देश में संविधान बना 1950 में, उसके बाद से जो कुछ हुआ, जो परिपाटी बनी, जो शुरुआत हुई, वो ये कोई पार्टी नहीं कह सकती कि हमारे समय में ये होगा तो ये नीतिगत फैसला है, आपके समय में अगर ऐसा हुआ तो ये अनैतिक फैसला है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज गवर्नर न बने हों, ऐसा है नहीं। 2014 अप्रैल में जस्टिस सदाशिवम, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, वो गवर्नर बने। फिर 97 से 2001 तक जस्टिस फातिमा बीबी, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, रिटायरमेंट के बाद वो गवर्नर बनी। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? बात असल में आखिर में ये आती है। शुरुआत हुई 1952 में, संविधान बनने के 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, जस्टिस सैयद फजल अली, इन पर और जस्टिस बहरुल इस्लाम पर मैं पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने देखा हो, याद हो। जस्टिस सैयद फजल अली 30 मई 1992, 30 मई 1952 को सुप्रीम कोर्ट के जजशिप से रिटायर हुए और वो राज्यपाल बने उड़ीसा के कब? 7 जून 1952 को, 7 जून 1952 को। तो ये रिटायरमेंट के बाद बने, तो ये कोई बहुत बड़ी बात शायद आज की तारीख में न लगे, लेकिन उससे पहले जो हुआ वो अभूतपूर्व था, जो उसके बाद कभी नहीं हुआ। वो ये हुआ, वो जब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे, यानी 30 मई 1952 से पहले, उनके रिटायरमेंट की तारीख से लगभग 4-5 दिन पहले उनको राज्यपाल नियुक्त किए जाने की अधिसूचना जारी हो गई। ये तो अभूतपूर्व है, दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि सिटिंग जज, उस समय तक वो वर्तमान जज थे, सिटिंग जज को राज्यपाल नियुक्त करने की अधिसूचना जारी हो जाए।
उस समय नेहरू जी का राज था, कौन पूछता, कौन चैलेंज करने वाला था? जो नेहरू कहे वही कानून था। इसलिए आज जब कांग्रेस इस तरह की बात करती है तब मुझे एतराज़ होता है। मैं इस तरह की नियुक्तियों का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये है कि ये तो नहीं हो सकता कि जब आपका राज हो तो यही करना सही हो, जब आपके विरोधी का राज हो तो यही करना गलत हो जाए। तो इसलिए जो है जस्टिस अब्दुल नज़ीर का मुद्दा उठता रहेगा। वो ख़ास तौर से इसलिए उठ रहा है कि उन्होंने 2 ऐसे मामलों में, ऐसे फैसलों में पीठ के सदस्य रहे वो, जिनको लेकर विपक्ष बड़ा एजिटेटेड था, उत्तेजित था। उसको उम्मीद थी कि शायद अदालत जो है वो जो चाहते हैं उसके मुताबिक फैसला दे देगा। राम जन्मभूमि, विपक्ष का शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो ये चाहता था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर बने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से घोर निराशा उनमें हुई है। हम लोग बार बार बात करते हैं कि मुसलमानों को निराशा हुई, ये जो सेकुलर पार्टियों के नेता हैं मुसलमानों से ज़्यादा इनको निराशा हुई। और दूसरा नोटबंदी का मामला 2016 से ही जो है विपक्ष और ख़ासतौर से कांग्रेस पार्टी इसको बड़े मुद्दे के रूप में उठाने की और इसको चुनाव का मुद्दा बनाने की कोशिश करती रही। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में बनाया, नहीं चला। फिर उसके बाद 2019 में लोकसभा में बनाया, नहीं चला। अब भी उसको उठाने की कोशिश होती रहती है, लेकिन अदालत का फैसला आ चुका है, नीर क्षीर विवेक हो चुका है। उसके बाद इस पर फैसला उठाना, इसका मतलब है कि आप संविधान को नहीं मानते, न्यायपालिका को नहीं मानते, आपके पक्ष में हो या खिलाफ। जब तक फैसला नहीं आया आपको किसी मुद्दे पर अपनी राय रखने, विरोध करने का अधिकार है। फैसला आने के बाद फिर, और फैसला दो तरह, कानून की अदालत में भी और जनता की अदालत में भी। तो डेमोक्रेसी में इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।